हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग वाटर की बात कर रहे थे, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। दो टाइप का मैंने बताया था, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी वो होता है जिसमें बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, और ये वो होता है जिसमें सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था किस तरीके से कैल्शियम डिस्टर्बेंस करता है। सोप में क्या होता है, ये चीज़ जिसके कारण लेदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो कैल्शियम सॉल्ट होता है, तो ये सोडियम को ये सॉल्ट से बाहर निकाल देता है और खुद का सॉल्ट बना लेता है, जिसके कारण कैल्शियम का सॉल्ट बन के जनरली स्टीयरिक एसिड का होता है। सोडियम स्टीयरेट होता है, मेलोनेट होता है। स्टीयरिक एसिड सबसे कॉमन होता है, C18 का 17 और 1 18 कार्बन वाला। और वो कैल्शियम जो होता है इसको बाहर निकाल देता है और खुद का सॉल्ट बना देता है। और ये जल्दी उसमें सोप में क्या लेदर प्रोड्यूस नहीं होने देता, हिंदी में झाग वगैरह कुछ बोलते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो देखो इसको हटाते कैसे। टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है दैट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स के कारण। बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, तो जिसके कारण इनको निकाल पाना जल्दी मुश्किल नहीं होता, पानी गंदा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, सरफेस पे कहीं भी फ्लोट कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये दिखता भी नहीं है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, बाइकार्बोनेट को करते क्या है, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, दो तीन अलग अलग मेथड से। कार्बोनेट में कन्वर्ट करके फिर कार्बोनेट को बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो सबसे पहले सिंपल है बॉइलिंग। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है एक, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट में क्यों नहीं चेंज होता है, इसलिए क्योंकि कार्बोनेट इसका जो होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो वापस कंबाइन करता है, पानी वगैरह तो मौजूद है ही, और ये हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। इसका कार्बोनेट स्टेबल होता है। ये क्या है, लाइमस्टोन है, मार्बल है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और CO2 गैस बाहर निकल जाता है बॉइलिंग करने पर। और ये दोनों जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सिंपल फिल्ट्रेशन करके बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है क्लार्क मेथड। इसमें भी वही चीज़ है। करते क्या है, पानी में चाहे मैग्नीशियम उसमें घुला हो चाहे कैल्शियम घुला हो, दोनों को ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये दिस इज़ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम बोलते हैं जनरली। इससे ट्रीट करते हैं और ये फिर वापस वही कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी बाइकार्बोनेट जो है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम भी मौजूद है। तो कैल्शियम अपना कार्बोनेट बना लेता है, मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वाटर तो है ही। फिर से ये दोनों क्या है, वही चीज़ है। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन से। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत सिंपल होता है। लाइम से ट्रीट कर दो या फिर सिंपली बॉयल कर दो, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बना देते हैं। दूसरा है परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस जो होता है क्लोराइड और सल्फेट का होता है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों का क्लोराइड सल्फेट, मतलब MgSO4 CaSO4 MgCl2 या CaCl2। मैंने दोनों में से एक एग्जांपल ऐसे कुछ कुछ लेके बताया है। जनरली मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया है, कैल्शियम का सल्फेट, आप कुछ भी ले सकते हो, मैग्नीशियम का सल्फेट ले लो या क्लोराइड, इस चारों सॉल्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला मेथड है सोडियम कार्बोनेट मेथड। सोडियम कार्बोनेट से इसको ट्रीट करो, ट्रीट करोगे तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाता है। फिर सोडियम, इसमें भी वही चीज़, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है, NaCl बाहर निकल जाएगा, Na2SO4, ये सब सॉल्युबल होता है। और सोडियम का कंपाउंड हम इन जनरल जानते हैं हमारी बॉडी के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि सोडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर ओन बॉडी। और ये जो होते हैं इनको फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। कार्बोनेट मैंने पहले ही बताया इनसॉल्युबल। और ये जो है ना MgCO3, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये वापस पानी में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड में तुरंत घल जाता है। तो वो नहीं भी हो या हो भी जाए, इसी फॉर्म में भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वो सरफेस पे दिखेंगे पानी के, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्गन मेथड। कैल्गन इज़ अ कंपाउंड, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट बोलते हैं, Na6P6O18, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसको फिर जब हीट किया जाता है तो Na6 में से 2 सोडियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम टेट्रा मेटाफॉस्फेट बनता है। क्या, सोडियम टेट्रा मेटाफॉस्फेट। अब इस सोडियम टेट्रा मेटाफॉस्फेट को पानी में ऐड करते हैं। मान लो मैग्नीशियम का क्लोराइड है, कैल्शियम का सल्फेट है, कोई भी सॉल्ट है, सल्फेट या क्लोराइड होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस में। मैग्नीशियम जो होता है इसमें ट्रैप हो जाता है। देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में मैग्नीशियम ट्रैप हो गया, और 2 NaCl फिर बाहर निकल जाता है। 6 से शुरू किया था, पहले हीट किए तो 4 हुआ, 2 बाहर निकला। और इस बार फिर जब ये मैग्नीशियम को ट्रैप करता है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है।
तो 4 ये ऑलरेडी है तो 2 हटाना पड़ेगा, यहाँ से 2 हट गया और ये बाहर, और फिर इसको भी ये इनसॉल्युबल होता है, इसको फिल्टर। और NaCl क्या है, इट्स सॉल्ट, पानी में तो ऐसे भी मौजूद होता है वो, फिर इसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेता है। दिस इज कॉल्ड काल्गन मेटा। काल्गन इज व्हाट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, लिख दिया है मैंने अब। देन देयर इज आयन एक्सचेंज जियोलाइट परम्यूटेड मेथड। यहाँ पे एक्सचेंज होता है, जियोलाइट एंड परम्यूटेड इज अ कंपाउंड। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को परम्यूटेड बोलते हैं ये, NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको परम्यूटेड बोलते हैं। इसको जब ट्रीट किया जाता है तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ बाइंड करके बाहर निकल जाता है और Mg मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाता है और ये फिर इनसॉल्युबल होता है, फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये 2-3 कंपाउंड का नाम याद रखना, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट मेथड है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोरीन के साथ निकल गया, Mg उसकी जगह आ गया। यहाँ भी वही चीज़ था, पहले हीट किया, 2 सोडियम बाहर निकला, फिर कंपाउंड पानी में ऐड किया, मतलब उसे सोडियम मैग्नीशियम को उसने ट्रैप कर लिया, 2 और बाहर निकल गया। देखो Na6 से पहले हीट किया तो Na4 हो गया, P6O18 तो सेम ही मेटाफॉस्फेट। यहाँ पे फिर ट्रीट किया, 2 और बाहर निकल गया, तो 2 की जगह 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो 2 और रिक्वायरमेंट इसने पूरा कर दिया। प्रोसेस याद रखिएगा, कोई सिंपल चीज़ें हैं, इसे कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इतना सारा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बट इज़ नॉट अजीब सा, एंड बहुत सारा रिएक्शंस नहीं है। नाम याद रखिएगा, रिएक्शंस अपने आप याद आएगा। कैल्गन मेथड में 2 लूज़ किया, 4 बचा, फिर 2 और लूज़ किया, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट परम्यूटेड, वही फिर MgCl2 किसी चीज़ का मान लो MgSO4 होता है तो Na2SO4 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और वापस इसको रीजनरेट भी किया जा सकता है, जैसे मैं स्टार्ट किया था ये वाला प्रोसेस। मान लो ये यूज़ हुआ अभी, अब इस ये जो कंपाउंड बना इसको फिल्टर करके जब निकालेंगे तो वापस रीजनरेट किया जा सकता है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करो, फिर ये Mg बाहर निकल जाता है और NaL में, तो ये बाहर करते हैं, पानी के अंदर ही नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो वहीं पे बन जाएगा। ये रीजनरेट करने, कहने का मतलब है कि जिस जो रिएक्टेंट हमने लिया था उसको वापस बनाया जा सकता है, तो लॉस नहीं है। लास्ट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है। सिंथेटिक रेजिन्स वो होते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ सल्फ्यूरस ग्रुप लगा हो, ठीक है, उसे रेजिन बोलते हैं, RSO3H। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सबसे पहले करते क्या है, रेजिन ग्रुप को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्काइल और सोडियम का कंपाउंड बन जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है पानी में मैग्नीशियम का, इसको इन जनरल बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बन जाता है, ये भी वाटर में इंसॉल्युबल होता है, बाहर निकल जाएगा। NaCl का सॉल्ट है, वो तो पानी में रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, और ये जो उसके बाद करते क्या है ना, जैसे मान लो ये आयंस वगैरह रिमूव करना, जैसे NaCl कुछ जो वाटर बना, ये सब कुछ आयन एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायनिक और आयनिक एक्सचेंजर, उसके थ्रू पानी को पास करवा। पानी में जितने भी कैटायंस हैं, जैसे Mg वगैरह हुआ, Na+ हुआ, कैटायंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो एनायंस होंगे वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं OH- के थ्रू। मतलब एक्सचेंजर का काम क्या होता है, एक ले लो दूसरा को वापस कर दो। तो पानी को जब कैटायन और आयन एक्सचेंजर के पास किया जाता है तो ये सॉल्ट्स वगैरह का एक्सचेंज हो जाता है। कैटायन एक्सचेंजर में H+ होता है, H+ पानी में मिल जाता है और पानी का जो Na+ वगैरह होता है वो एक्सचेंजर को चला जाता है। फिर एनायन एक्सचेंजर में OH- होता है तो OH- पानी में आ जाता है और ये जो दूसरे मिक्स्ड एनायन होते हैं पानी के अंदर वो एक्सचेंजर को चले जाते हैं। तो पानी में क्या आ गया, H+ आ गया, OH- आ गया, तो मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, वाटर ही बनाएंगे। तो रिपीटेडली कैटायनिक और आयनिक एक्सचेंजर से पास करवाया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। इन जनरल किसी भी मेथड से जो पानी निकलता है उसको इन जनरल ये प्रोसेस करवाया जाता है ताकि उसके अंदर H+ और OH का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया जा सके और कोई भी सॉल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर का मौजूद हो वो भी रिमूव हो जाए। कैटायन एक्सचेंजर होगा, कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, इसमें H+ होता है। एनायन एक्सचेंजर होगा, इसमें OH- होता है, ठीक है, इसे हम पास करवाएंगे वाटर, तो इसमें जो कैटायंस इस तरफ चले जाएंगे और ये इस तरफ आ जाता है। एनायन एक्सचेंजर इससे भी वाटर पास करवाते हैं, ठीक है, इसमें OH- इसमें आ जाएगा और इसमें जो निगेटिव चार्ज होगा वो इसमें चला जाएगा, तो यही चीज़ होता है। तो पानी के अंदर H+ आ गया, OH- आ गया, तो दोनों मिक्स होकर वाटर ही देंगे। तो ये मेथड्स हैं
परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का। नाउ लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, मतलब हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में कि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एच क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जब भी ब्रेक होता है, समथिंग अराउंड 1300 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो H2 रिलीजेस 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है पेट्रोल के, आप खुद सोच सकते हो। पॉल्यूशन भी नहीं होता है, स्मोक वगैरह ज़्यादा, इसके अंदर एक ही पॉल्यूशन होता है, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होता है। तो जब बर्न करोगे तो नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बना सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? हाइड्रोजन जो होता है फ्यूल की तरह, जो उसको सिलेंडर में स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन वगैरह है ये तभी रिएक्ट करते हैं जब इन जनरल टेम्परेचर जो होता है ना, क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ये जो क्या बोलते हैं सिलेंडर वगैरह है, इसको जनरली ठंडे पानी वगैरह में रखा जाता है। क्यों? ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना मिले। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। इनको पहले आपस में, नाइट्रोजन जैसे एन है, तो पहले इसको आपस में ब्रेक होना होगा, ओ को पहले आपस में ब्रेक होना होगा, फिर दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। ये वाला एन इसको ब्रेक होगा तभी जाके एन निकलेगा, O2 मॉलिक्यूल, ये O2 मॉलिक्यूल वो निकलेगा, फिर ये कंबाइन करेंगे, कंबाइन एट हाई टेम्परेचर, कंबाइन एट हाई टेम्परेचर। तो इसके थ्रू पानी वगैरह पास करते हैं, या फिर पानी में ही सिलेंडर को रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे, तो इसका ऑक्साइड नहीं बन पाएगा, तो वो भी पोल्यूशन के प्रॉब्लम को रिलीज किया जाता है। ड्यू टू वाटर टेम्परेचर इज़ लोअर्ड, जिसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब होता क्या है, सिलेंडर जैसे सपोज़ करो आपने सिलेंडर जो लिया, ये जिसमें हाइड्रोजन रखा हुआ है, अगर इक्वल वेट, मान लो वेट के हिसाब से लेते हो, ये वॉल्यूम के हिसाब से किसी भी तरीके से, मान लो 10 लीटर पेट्रोल ले लिया और 10 लीटर हाइड्रोजन ले लिया, उस केस में ना 10 लीटर हाइड्रोजन वाला जो सिलेंडर होता है वो 30 गुना ज़्यादा भारी होता है कंपेयर टू पेट्रोल से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इज़ ए प्रॉब्लम, स्टोरेज इज़ ए प्रॉब्लम। H2 गैस जो होता है, मैंने बताया, इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ 20 के। तो जब 20 केल्विन पे ही कन्वर्ट हो जाता है, सोच सकते हो आप, लिक्विड में, तो इसके इंसुलेटेड, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना होता है, 278 केल्विन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा है, इजीली हमेशा पानी ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको इंसुलेटेड टैंक्स में रखा जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो इसके साथ है, ठीक है। इसमें पॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन इसके पॉल्यूशन को रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसके जनरली पानी के थ्रू पास करवा दो सिलेंडर को, ठीक है, तो टेम्परेचर कम रहेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इक्वल वॉल्यूम इक्वल अमाउंट ले लो पेट्रोल का और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है 30 गुना ज़्यादा भारी होता है पेट्रोल से, तो इसको स्टोर करना इज़ ए प्रॉब्लम, बहुत सारे टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, भारी होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन गैस बहुत इजीली, बहुत ही कम टेम्परेचर पे 20 केल्विन पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर क्या है, हीट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए सिलेंडर के अंदर, तो इसको इंसुलेटेड टैंक में रखा जाता है। अब ये इंसुलेटेड टैंक्स जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये एलॉयज़ के बने होते हैं, एलॉयज़ सच एज सोडियम निकल का एलॉय, ठीक है, फिर टाइटेनियम हाइड्रोजन का ही एलॉय, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का एलॉय। तो ये सब एलॉय जो होते हैं थोड़े यूज किए जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। जैसे थर्मस फ्लास्क हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ें, ताकि इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल। गैसियस फॉर्म में ही रहता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है ये, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज, मतलब अंतर नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम इज़, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड फॉर्म में जब स्टोर होने लगेगा तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, और सिलेंडर में बहुत ज़्यादा स्टोर ऐसे ही नहीं होगा। लिक्विड फॉर्म, कोई चीज़ लिक्विड हो जाएगा तो फिक्स्ड, लेकिन गैस को हमें पता है ना कि क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। छोटे से सिलेंडर में भी हम बहुत सारा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इन जनरल जो गैस यूज़ करते हैं,
15-15 लीटर एक इतने बड़े सिलेंडर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उसमें अगर ये डालोगे, क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म, तो 15 लीटर थोड़ी आएगा उसमें। तो वो सारी चीज़ें, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट स्टिल हाइड्रोजन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। तो लोग इस पर काम कर रहे हैं ताकि चीज़ों को ये कर सकें। फ्यूल सेल्स में भी यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल्स ऑल्सो यूज़ हाइड्रोजन। तो इसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके इसको और अच्छे से यूज किया जा सके, इसको अभी जनरली खाना वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या मिक्स किया जाता है। 5% H2 इज मिक्सड विथ 5% H2 इज मिक्सड विथ CNG व्हीकल्स में। तो ये भी चीज़ किया जा रहा है। फर्दर धीरे धीरे इसको और बढ़ाया जाएगा ताकि और अच्छे से एनर्जी ले। तो लोग काम कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, तो लोग काम कर रहे हैं ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके और हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सके एनर्जी सोर्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। पढ़िएगा बुक से भी आप लोग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। रिएक्शंस ज़रूर दिख रहे हैं बट दे आर नॉट डिफिकल्ट वन। थोड़ा बहुत क्लास में मैं समझा दूंगा, तो इट्स नॉट एन इश्यू। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस गाइस। थैंक यू।